पिछली वीडियो में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देख रहे थे कि वो किस तरह से जनरेट होती हैं और उनको फिर हमने ग्राफिकली सॉल्व किया था। और ग्राफिकली सॉल्व करने का मसला ये है कि उसको टू डायमेंशन तक, जब तक आपके पास ग्राफ हो तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब थ्री डायमेंशन फोर डायमेंशन आ जाए तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक सिंप्लेक्स मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करता है। तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जॉर्ज डेंजिक, उन्होंने ये जो है स्टेप्स बताए कि थे कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप जो है मैक्सिमम या ऑप्टिमम मिनिमम सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मैक्सिमम सॉल्व करना सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तकरीबन सेम ही है, बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये हमारे पास मैक्सिमम, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास। तो इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू क्या पुट करें हम कि हमारे पास मैक्सिमम आंसर आ जाए, ये हमारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन x1 x2 की वैल्यू बहुत लिमिटेड बाउंड में जो हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉन्स्ट्रेंट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अंडर द गिवन कॉन्स्ट्रेंट आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करते हैं। सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो z फंक्शन होता है, इस z फंक्शन को हम क्या करेंगे कि जितने भी कांस्टेंट है इसको z के पास लेके चले जाएंगे। तो ये मैंने सबसे पहले z के पास शिफ्ट कर दिया, z को पॉजिटिव रहने दिया। फिर अब जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट लेस देन इक्वल्स टू में है ये आपके पास, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू में, ये इन सबको इक्वल्स टू में हमने चेंज करना है। इन सबको इक्वल्स टू में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल ऐड कराएंगे। तो इसमें जो है मैं स्लैक वेरिएबल ऐड कराता हूँ। जैसे सबसे पहले मेरे पास ये इक्वेशन है, अब ये ग्रेटर देन है, लेफ्ट साइड वाली साइड जो है वो ग्रेटर है, तो ये वाली साइड जो है वो आपके पास ग्रेटर साइड है। यानी कि इसमें से मैं कुछ माइनस कराऊंगा तो वो फिर इक्वल्स टू हो जाएंगे। तो मैं एक स्लैक वेरिएबल जो है माइनस कराऊंगा तो फिर यहाँ पे इक्वल्स टू बन सकता है ये। अब ये स्लैक वेरिएबल की जो भी वैल्यू जो इसको इक्वल्स टू बना दे, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करा है यहाँ पर। अब इसी तरह दूसरा कांस्टेंट देखते हैं। तो इस दूसरे कांस्टेंट में आपके पास जो है ये वाली वैल्यू जो है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, ये छोटी वैल्यू है, तो इसमें कुछ ऐड कराना पड़ेगा आपने। तो एक डिफरेंट टाइप का हमने स्लैक वेरिएबल ऐड कराया, तो ये आपके पास इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप तीसरे जो कांस्टेंट के साथ भी यही कर लें। इसमें हमें क्या कराना पड़ेगा, लेफ्ट साइड हमारे पास जो है वो ग्रेटर साइड है, तो इसमें माइनस कराना पड़ेगा। और इसी तरह सबसे लास्ट वाला जो है तो इसमें हमने प्लस कराना पड़ेगा। तो ये आपने सबसे पहले स्टेप करना है कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको आपने एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे सबको शिफ्ट कर देना है और z को पॉजिटिव रखना है, और कांस्टेंट में आपने इक्वल्स टू सब जगह लगा देना है स्लैक वेरिएबल ऐड करके। अब ये जो स्लैक वेरिएबल है ना, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये स्लैक वेरिएबल सिर्फ सिर्फ हेल्प करेगा आपको ये सॉल्व करने के लिए। तो इसको हेल्पिंग वेरिएबल भी बोल सकते हैं आप। तो ये आ गई मेरे पास समरी। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इसको जो है एक मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले x1 वेरिएबल, x2 वेरिएबल है, हमारे पास टू कांस्टेंट के वेरिएबल है। तो x1 लिखा मैंने, इसी तरह रॉ में भी लिखूंगा और कॉलम में भी लिखूंगा। तो फिर उसके बाद स्लैक वेरिएबल आ जाएगा s1 s2 s3 s4। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू b जो होता है, ये आपके पास ये वाली जैसे टर्म है, इज इक्वल्स टू के बाद वाली टर्म है। तो ये इज इक्वल्स टू बी के बजाय वैल्यू लिख लिया मैंने इसमें, यानी कि ये बी ही है, ये इज इक्वल्स टू बी। तो ये कोफिशिएंट आ गया हमारे पास। अब इसी तरह सबसे पहले z की इक्वेशन, हम इसके कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे z की इक्वेशन के। फिर स्लैक वेरिएबल 1 जिसमें उसके कोफिशिएंट लिखेंगे, जिसमें स्लैक वेरिएबल 2 है और 3 है और ये 4 है, तो इसको कोफिशिएंट लिखेंगे हम यहाँ पर। तो ये मैंने मैट्रिक्स बनाने की तैयारी कर ली है। अब सबसे पहले z की इक्वेशन जो है मेरे पास, उसमें से मैं ये कोफिशिएंट लिखता हूँ। z की इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास -3 है, तो ये -3 मैंने लिख दिया इसमें। फिर इसी तरह -2 है, फिर s1 s2 s3, तो z के इक्वेशन में तो है नहीं है कहीं पे भी, तो वो सब 0 0 0 आ जाएगा। वैल्यू भी नहीं है, इज इक्वल्स टू 0 है वो, तो वो भी 0 आ जाएगा। अब इसी तरह s1 किसके अंदर है, इस वाली इक्वेशन में s1 है,
तो इसके कोफिशिएंट में लिखता हूं यहाँ पर। तो इसके मैंने कोफिशिएंट लिखने शुरू करे। तो S1 के कोफिशिएंट लिख दिए, फिर इक्वेशन 3 जो है वो आपके पास उसके कोफिशिएंट लिखे इसी तरह मैंने। फिर इक्वेशन 4 है उसके कोफिशिएंट लिखे, ये इक्वेशन 4 आ गई हमारे पास। इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखा मैंने। फिर ये 2 है, 2 लिखा। फिर S1 नहीं है इसके अंदर, 0 लिख दिया। S2 नहीं है इसमें तो उसको भी 0 लिख दिया। S3 है वो -1 है तो -1 लिखा। और फिर S4 नहीं है और b की वैल्यू जो है वो 10 लिख दी। इसी तरह सबसे लास्ट वाली इक्वेशन को भी मैं फिल कर लेता हूं। तो ये मेरे पास पूरा एक मैट्रिक्स जो है वो जनरेट हो गया। अब जैसे ये मैट्रिक्स जनरेट हो जाता है तो हमने करना क्या है इसमें, हमने जो है ना एक कॉलम सेलेक्ट करना है और एक हमने रॉ सेलेक्ट करनी है। तो कॉलम सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि ये जो Z की इक्वेशन है ना आपके पास, इसमें से आप कॉलम देखते हैं। जो हमारा जो टास्क है ना वो टास्क ये है कि हमने Z की इक्वेशन में ये सब जगह 0 लेके आना या फिर पॉजिटिव नंबर आ जाए कहीं पे भी। अब जैसे ये सही है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये नेगेटिव नंबर हमने हटाने हैं। ये यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ जाए या 0 आ जाए तो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो अचीव हो जाएगा। तो इसमें अब हमने कॉलम सेलेक्ट करना है। तो कॉलम हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, सबसे मिनिमम नंबर हम यहाँ से देखेंगे, नेगेटिव मिनिमम नंबर देखेंगे हम। पॉजिटिव तो हमने करना है, वो तो हमारा टास्क है। लेकिन अभी यहाँ पे नेगेटिव मिनिमम नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है -3 आ रहा है। तो ये हमारे पास कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस कॉलम, ये जो कॉलम सेलेक्ट किया इसका जो आपके पास टॉप पे वेरिएबल चल रहा है, ये आपके पास एंटरिंग वेरिएबल होता है। ये एंटर होगा जाके कॉलम वाले साइड पे। अच्छा चलें, ये कॉलम तो आपने सेलेक्ट कर लिया। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक रेशियो निकालेंगे। ये आर की मैंने एक और हेडिंग दी। अब रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर। रेशियो निकालने का फॉर्मूला ये है कि आपके पास ये जो बी वेरिएबल है, ये जो बी वेरिएबल है, ये इसको आपने डिवाइड करा देना है। जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया ना, कॉलम ये आपने सेलेक्ट करा हुआ है ये। तो ये जो आपके पास अच्छा ये Z के लिए तो ये काम नहीं करना। तो सबसे पहले तो वहां डैश डाल दें हम लोग। ये कांस्टेंट इक्वेशन जो है ना उसके लिए काम करना है। ये जो आपके पास b है 1, इसको आपने डिवाइड कराना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपके पास 1/1 होगा। तो ये 1 आंसर आ गया। इसी तरह ये जो 7 है, ये b, इसको आपने ये जो कॉलम सेलेक्ट किया उस वैल्यू से जाके डिवाइड करा दिया तो 7/1 आ जाएगा ये। इसी तरह फिर 7 आ गया ये, फिर 10/1 आ जाएगा और फिर 3/0 आ जाएगा। तो ये इंफिनिटी हो गया। अच्छा अब हमने ये रेशियो निकाल ली। ये रेशियो जो है ना ये हमको बताएंगे कि आपने कौन सा रॉ सेलेक्ट करनी है। कॉलम तो हमने सेलेक्ट कर लिया, वो मिनिमम नेगेटिव नंबर देख के अब हमने रॉ सेलेक्ट करनी है। तो रॉ हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, अच्छा इसमें भी वही करते हैं कि मिनिमम नंबर देख के आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव नंबर होगा ना तो आपने उसको इग्नोर करना है। हालांकि वो नेगेटिव नंबर मिनिमम होता है लेकिन नेगेटिव नंबर को इग्नोर करेंगे, उसको हम जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे कि वो मिनिमम है। और इसी तरह इंफिनिटी आ जाएगा। जैसे इंफिनिटी आ गया तो इसको भी फिर आप छोड़ देंगे। तो मिनिमम नंबर तो है ही नहीं इंफिनिटी, ये तो एक लार्ज नंबर है। तो ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया। बाकी जो आपके पास 3 नंबर है ना 1, 7, 10, इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा ना वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सबसे छोटा नंबर 1 है तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये वाली आपने पूरी रॉ सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो सबसे छोटा नंबर आपके पास आ गया 1। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ये पूरी रॉ हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा अब ये जो रॉ सेलेक्ट करी है इसमें जो आपके पास वेरिएबल है S1, ये आपके पास डिपार्टिंग वेरिएबल कहलाता है। ये डिपार्टिंग वेरिएबल कैसे कहलाएगा, ये कि जो एंटरिंग वेरिएबल है जाके उसको रिप्लेस करेगा। अभी मैं करवा के दिखाता हूँ। तो हमने ये रॉ सेलेक्ट कर लिया और ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया। तो ये रॉ और कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक इंटरसेक्शन आ रहा है आपके पास रॉ और कॉलम का। तो वो आपने एलिमेंट भी नोट कर लेना है कि ये इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है। इस एलिमेंट को जो है ना हमने गॉस जॉर्डन की तरह 1 बनाना है। अब इत्तेफाक से ऑलरेडी ये 1 है
तो मैं इसको जाके दूसरी स्लाइड पे मैं उतारता हूँ। ये मैंने उतार लिया, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ था, ये रॉ भी सेलेक्ट करी हुई है, कॉलम भी सेलेक्ट किया हुआ है और उसका इंटरसेक्टिंग वन जो है ये सेलेक्ट किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ये कि ये जो आपने ये जो सेलेक्ट किया हुआ है ना, अब ये वन है, अब इसको वन है तो ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, वरना अगर जब फॉर एग्जाम्पल अगर ये टू होता और फिर उसके बाद वन लिखा हुआ है, फिर -1 लिखा हुआ है, फिर 0 0 0 1 इस तरह लिखा हुआ है ये, तो अगर जैसे ये आपके पास टू होता, हमने इसको वन बनाना होता, तो वही आप क्या करते हैं, ये जो रॉ है आपके पास रॉ टू, ये जो रॉ टू है इसको डिवाइडेड बाय टू कर देते, तो ये वन हो जाता, ये 1/2 हो जाता, ये -1/2 हो जाता, ये 0 0 0, ये 1/2। तो इस तरह से हमने इसको वन बनाना था। अब इत्तेफाक से ये पहले से ही वन है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे ये है कि एक तो हमने बात करी थी कि ये S1 जो है ना ये डिपार्टिंग वेरिएबल है, इसकी जगह एंटरिंग वेरिएबल आएगा। तो ये जो x1 जो एंटरिंग वेरिएबल आपने सेलेक्ट किया था ये S1 की जगह पर आएगा, x1 जो है S1 की जगह पर आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये देखें यहाँ पे x1 आ गया ये आपके पास। अब वही वन करना था, मैंने वो जो सेलेक्ट किया हुआ था, एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ ये वाला, इसको मैंने वन करना था लेकिन ये ऑलरेडी वन है, तो हम क्या करें, इसको एज इट इज उतार देते हैं। अब वन है ऑलरेडी तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, नहीं होता तो फिर हम इसको वन बनाते हैं। अब वही गॉस जॉर्डन अप्लाई करना है। गॉस जॉर्डन में क्या होता है कि ये आपके पास वन है, इसके नीचे जो एलिमेंट है इसको जीरो करना है इसकी मदद से, इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, और इसका जो ऊपर एलिमेंट है इसको भी जीरो करना है। तो गॉस जॉर्डन में यही होता था कि आपने इन सबको जीरो जीरो करना है। तो वही मैं रॉ ऑपरेशन अब अप्लाई करता हूँ और फिर इन सबको जीरो करता हूँ। तो सबसे पहले वाली रॉ को जो है ना मैं जीरो करूंगा। अच्छा, ये वन है मेरे पास, इसको मैं क्या करूं, ये जो रॉ, सबसे पहले तो इनको नेम देते हैं R1 R2 R3। तो रॉ वन को जीरो करता हूँ रॉ टू की मदद से। तो अब आप ये देखेंगे थ्री जो है, ये वन जो है इसको अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कराऊंगा और -3 में ऐड करा दूं तो ये मेरे पास जीरो बना के दे देगा उस एलिमेंट की जगह पर। तो यही करता हूँ, रॉ टू को मैं थ्री से मल्टीप्लाई कराता हूँ, फिर रॉ वन में ऐड करा देता हूँ। तो ये रॉ टू जो है मैं अब इसको थ्री से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो ये वन को मैंने थ्री से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया थ्री। फिर ये वन को थ्री से मल्टीप्लाई कराया तो थ्री आंसर आया। फिर -1 को थ्री से मल्टीप्लाई कराया -3 आया। फिर जीरो को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 0 0 0 ही होगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय थ्री, 3 हो जाएगा। अब रॉ वन को मैं लिख लेता हूँ एज इट इज, इनको ऐड कराता हूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाएंगे। ये आंसर ले जाके मैं वहां पर नेक्स्ट अपने स्टेप में ले जाके पुट कर देता हूँ। ये मैंने आंसर नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दिया। अब इसी तरह नीचे वाले एलिमेंट्स भी आपने जीरो करना है। अब रॉ थ्री को हम लोग जीरो करते हैं, तो रॉ टू मैंने यूज करी, रॉ टू को मैं -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और रॉ थ्री में ऐड करा देता हूँ। तो ये रॉ टू को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कराया और फिर रॉ थ्री मैंने लिखा और फिर इनको ऐड करा दूंगा, तो ये मेरे पास आंसर्स बन गए। इनको ले जाके मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। फिर उसके बाद अगला स्टेप भी इसी तरह ही करना है कि रॉ फोर को आपने जीरो बनाना है, उसका पहला एलिमेंट जीरो बनाना है। तो वही -1 से मल्टीप्लाई कराया और फिर मैंने आंसर उस जगह लिख दिया। अब जो लास्ट वाला था R5, उसमें तो ऑलरेडी जीरो है, तो अच्छी बात है कि वो जीरो है, उसको ऐसे ही उतार दिया मैंने, उसको जीरो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वही सारे स्टेप दोबारा से अप्लाई करेंगे हम लोग कि कॉलम सेलेक्ट करना है। अब आप ये देखें यहाँ पे जीरो आ गया, ये भी ठीक है, ये वन आ गया, ये भी ठीक है, ये -3 आ गया ना, इसको हम लोग जो है वो कंपेयर कराएंगे। ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये -3 आ गया ये। अब माइनस का नंबर जो है ना वो एक ही नंबर है माइनस का, तो अब इसको किससे कंपेयर कराएं, नेगेटिव नंबर से। एक ही नेगेटिव नंबर है, उसी को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो ये मैंने एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। फिर आर निकालना पड़ेगा, आर का वही फॉर्मूला, ये जो आपके पास जेड पे तो आर नहीं निकलेगा, कांस्टेंट की इक्वेशंस पे आर निकलेगा। तो ये जो वन है इसको मैं डिवाइड कराता हूँ इससे, -1 से। ये जो 6 है इसको डिवाइड कराते हैं 1 से। ये जो 9 है इसको डिवाइड कराते हैं 1 से। ये 3 जो है इसको डिवाइड कराते हैं 0 से।
तो ये सारे स्टेप्स मैंने अप्लाई करे और मेरे पास ये आंसर आ गए। अच्छा, अब ये नेगेटिव नंबर आ गया, इसको तो कंसीडर नहीं करना आपने कंपेयर कराते हुए। ये आ गया आपके पास इन्फिनिटी, ये तो लार्जर नंबर है, ये भी कंपेरेबल नहीं है। तो ये 6 और 9 में सबसे छोटा नंबर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 6 है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। डिपार्टिंग वाली जो है ये पूरी रॉ बन जाएगी। अब S2 जो है ना वो डिपार्ट होगा, इसको ले जाते हैं हम लोग। ये इंटरसेक्टिंग एलिमेंट आ गया मेरे पास, इसको लेके जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये मैंने दोबारा से ये एक नया जो नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास, वो मैंने मैट्रिक्स उधर से उठा लिया। अब इसमें ये जो सेलेक्टिंग है ना आपके पास, ये जो रॉ हमने सेलेक्ट करी थी और कॉलम का और रॉ का जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट था उसको 1 बनाना होता है। अब इत्तेफाक से दोबारा से यहाँ पर ये खुद ही 1 है, तो अब इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप करने से पहले वही एंटरिंग और डिपार्टिंग वेरिएबल को मैं सेट कर लूँ। ये ऊपर वाले वेरिएबल तो नहीं हिलेंगे, ये जो एज इट इज ये ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ ये वाले वेरिएबल जो ना ये डिपार्ट होते रहते हैं यहाँ से। अब देखिए आपके पास S1 सेलेक्ट हुआ था, ये सेलेक्ट हुआ था, और एक ये वाली रॉ सेलेक्ट हुई थी। तो आप ये देखेंगे S1 जो S2 को रिप्लेस करेगा, तो ये S1 ने S2 को रिप्लेस कर दिया, ये आ गया आपके पास S1। अब वही स्टेप्स अप्लाई करते हैं। ये 1 है तो इसको एज इट इज उतार लेते हैं, हम डिवाइड कराने की जरूरत नहीं है। इसकी मदद से ऊपर वाले जो एलिमेंट है हम वो 0 करते हैं। तो सबसे पहले R1 को करते हैं। R1 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराया मैंने R3 को, और ऐड करा दूंगा R1 में, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। इसी तरह R2 के लिए मैं स्टेप अप्लाई करता हूँ। R3 हमने बेसिकली यूज करनी है, R3 को मैंने बस सिंपली R2 में ऐड कर दूंगा तो ऊपर वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो वो 0 हो जाएगा। फिर R4 के लिए भी कर लेते हैं और फिर R5 के लिए भी कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास वही दोबारा नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग पहुंच गए। दोबारा से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें बता दूं मैं। यहाँ पर ये जो रेशियो है ना, ये आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 आ गया, और यहाँ पर 6 के बजाय आ गया आपके पास -7 आ गया, यहाँ पे -10 आ गया, यहाँ पे इंफिनिटी आ गया। तो अब आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर को तो आपने इग्नोर करना था ना। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है, प्रॉब्लम गलत है ये। यानी कि ये अनबाउंडेड प्रॉब्लम हो सकती है, ये ओपन बाउंड प्रॉब्लम हो सकती है ये। तो ये प्रॉब्लम गलत होगी है अगर इस तरह सारे नेगेटिव आ जाएं या इन्फिनिटी आ जाए। 0 आ जाए उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 आ जाए उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव जितने नंबर आ जाए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तमाम के तमाम नेगेटिव आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए तो आप फिर ये प्रॉब्लम गलत होगी आपकी। तो गलत प्रॉब्लम दी हुई है, वो अनबाउंडेड है आपके पास, तो उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा? ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं निकलता अनबाउंड का। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये है कि दोबारा से हम लोग सेलेक्ट करें Z में। ये 0 है आपके पास, ये 1 है, पॉजिटिव 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, और ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो अब आप नेगेटिव नंबर तो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपने सबसे मिनिमम नेगेटिव नंबर सेलेक्ट करना होता था। तो अब वो नेगेटिव नंबर तो आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब है हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन जो वो अचीव हो चुका है, बस इससे ज्यादा स्टेप नहीं करने हमने आगे। अब देखें अब इसके आंसर किस तरह से लिखते हैं हम लोग। देखिए ये वेरिएबल है आपके पास x1, s1, s3। अब आपके पास जो फंक्शन था ना आपके पास, वो फंक्शन था आपके पास z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। इसमें आपको x1 और x2 की वैल्यू चाहिए। s1, s2, s3 ये सिर्फ हेल्पिंग वेरिएबल थे, इनकी वैल्यू नहीं चाहिए आपको, सिर्फ x1 की वैल्यू चाहिए। तो x1 की वैल्यू ये रही आपके पास। इससे आप ये जो b आपके पास वेरिएबल था ना, यहां से आप देखेंगे जाकर, तो x1 की वैल्यू आपके पास आ गई 7। अब S1 की हमें जरूरत नहीं है, S3 की भी जरूरत नहीं है, S4 की भी जरूरत नहीं है, x2 की जरूरत थी हमें। तो x2 तो यहाँ पे आया ही नहीं, रिप्लेस ही नहीं हुआ उधर से। तो रिप्लेस अगर नहीं हुआ ना वो, तो आपके पास x2 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो x1 आ गया आपके पास 7, x2 आ गया आपके पास 0। तो इन वैल्यूज पर
जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप उसको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें z की मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं z फंक्शन में, तो z की वैल्यू आ रही है मेरे पास 21 आ रही है। तो ये आपके पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। जो भी कॉन्स्ट्रेंट है उसकी वजह से जो x1 और x2 को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 21 है। अच्छा, इस 21 को आप यहां से भी उठा सकते हैं, ये 21 यहां पर भी आ जाएगा। z की वैल्यू जो है वो 21 है, x की वैल्यू 7 है, x2 नहीं है तो वो 0 है, और z की वैल्यू आपके पास 21 आ जाएगी। तो इस तरह वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास मैक्सिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका। अब इन सारे स्टेप्स से आप हर सवाल कर सकते हैं, ये जो स्टेप्स बताए हैं।